छात्रों, मैं समझती हूँ कि अभी तक आप मुझसे परिचित होंगे। अगर नहीं तो फिर ठीक है। मैं रवीजा आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके दिगंत पुस्तक के पाठ बातचीत को लेकर। जी हाँ छात्रों, बातचीत एक निबंध है बालकृष्ण भट्ट द्वारा, जिनका की नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। हर बार की तरह इस बार भी पहले हम लोग इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि परिचय जान लेने से पाठ में भी रुचि बढ़ती है और उस काल की जानकारी के साथ साथ लेखकों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ और निधन 20 जुलाई 1914 को। मतलब कि भारत में 1857 की क्रांति से पहले से लेकर उनका जीवन प्रथम विश्व युद्ध तक का रहा। उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश रहा है, यानी मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के निवासी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की तथा 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। फिर विभिन्न स्कूलों में अध्यापन का काम किया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। उनके जीवन में विशेष परिस्थिति उनके पिता के निधनोपरांत आई। निधनोपरांत मतलब निधन के उपरांत, निधन के बाद। निधनोपरांत आई जब पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर उन्हें गृह कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए उन्होंने हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु काल के जाने माने साहित्यकार थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य को युगों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, प्रयोगवाद युग तथा नई कविता। भारतेंदु युग की छात्रों विशेषता यह है कि इसमें गद्य जो है वह पद्य पर हावी रहा। गद्य हम कहते हैं जैसे उपन्यास हुआ और संस्मरण हुआ, निबंध हुआ, नाटक हुआ, इस तरह की रचना को हम गद्य कहते हैं। और पद्य कहते हैं कविता जो लिखाती है, जिसमें कि पोएटिक डिवाइस, यानी कि कविता में तरह तरह के पोएटिक डिवाइस यूज होते हैं, उस तरह की रचना को लिखने के लिए हम कविता कहते हैं। तो आइए अब उनकी कुछ सुप्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की तथा 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने उपन्यास, नाटक, प्रहसन और निबंध की रचना की। उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं: रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी इत्यादि। नाटक कुछ इस प्रकार से हैं: पद्मावती, नील दमयंती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, बाल विवाह इत्यादि। निबंध में उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई।
अब आइए थोड़ा सा प्रकाश उनकी लेखन शैली पर डालते हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। वे अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक, पत्रकार थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। कहने का मतलब कि उन्होंने अपने लेखन में सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे कि उनके साहित्य की लोकप्रियता आमजन में पैठ बनाने में सफल होती है। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि उनके जो लेखन शैली है वह फणीश्वरनाथ रेणु से मिलती जुलती है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल में अपने गवई भाषा का इस्तेमाल किया है, लोकल भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, ठीक उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट ने भी अपने निबंध में कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। इस तरह से यह निबंध लोगों में रच बस जाता है और बातचीत ऐसा एक मतलब उन्होंने विषय चुना है जिसको पढ़ने में सबको रुचि आती है। बातचीत तो सब करते हैं, लेकिन बातचीत की कला पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसी पर इनका ये खास निबंध है छात्रों। जैसा कि आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि बालकृष्ण की लेखन शैली निबंध के लिए सबसे उपयुक्त है और प्रभावशाली है। निबंध के माध्यम से ही वे अपनी बातों को हमारे समक्ष अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं। छात्रों, अभी तक आप लोगों ने जितना उनके बारे में सुना, जितना हमने उनके बारे में आपको बताया, उससे आप सहज ही अंदाज लगा सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का लेखन कैसा होगा और बालकृष्ण भट्ट का व्यक्तित्व कैसा होगा। आइए कुछ और प्रकाश डालते हैं। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षकों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य को मतलब कि जो आधुनिक काल है उसको उन्होंने 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही बांटा है और उसमें ये भारतेंदु युग में आते हैं। कहने का मतलब है छात्रों यहाँ की जिस काल में जो डोमिनेंट रहते हैं, मतलब जिनकी रचनाएं प्रमुख रूप से पढ़ी जाती हैं या प्रकाशित होती हैं, उन्हीं के नाम पर उस काल का नाम रख दिया जाता है। तो आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया है और इसी के कारण बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग में आते हैं और उन्होंने ही, रामचंद्र शुक्ल ने ही निबंधकार के रूप में उन्हें एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। एडिशन और स्टील अंग्रेजी साहित्य के जाने माने लेखक हैं और उनकी रचनाएं हम लोग आगे पढ़ते भी हैं। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे
उनके परिचय को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे पढ़ाने के शैली से ही आपको बहुत बातें समझ में आ जाएंगी और बहुत बातें याद भी रहेंगी। इस तरह से बाल कृष्ण भट्ट के जीवन से हम लोग परिचित हुए, उनकी लेखनी से परिचित हुए, उनके लेखन शैली से परिचित हुए और किस तरह के वो लेखक हैं इसके बारे में हम लोग जान पाए। अब हम लोग आ जाते हैं आपके पाठ्य पुस्तक से बातचीत, जहां से शुरू होती है वहां से हम लोग पूरा पढ़ते जाएंगे और लाइन बाय लाइन उसको समझते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। बातचीत के माध्यम से हम लोग भी बातचीत करते जाएंगे और बातचीत को समझते भी जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बातचीत, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, मतलब कि इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, अंग्रेजी में कहें तो ये हम लोग सभी स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियां वरदान के रूप में दी हैं। उसमें वाक शक्ति मतलब कि बोलने की क्षमता, वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहने का तात्पर्य है कि हमारे इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन्स, जिससे कि हम देखने, छूने, महसूस करने में सक्षम महसूस करते हैं, उन्हें ही हम इंद्रियां कहते हैं। तो इंद्रियां जो है अगर काम नहीं करती तो क्या होता। वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हम लोग बोल पाने में सक्षम नहीं रहते तो हम लोग सब गूंगे ही कहलाते। तो जब गूंगे रहते तो सोचिए कि एक दूसरे की बातों को हम लोग समझ जब नहीं पाते तो सोचिए क्या होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। तो अब जब वाक शक्ति हमारे पास नहीं होती तो हम लोग समझिए कि अपंग होते, लुंज पुंज होते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते। सब लोग को किसी से जरूरत नहीं होती, कोई बातचीत नहीं कर पाता तो हम लोग कोने में बैठे रहते। और जब कोने में बैठे रहते तो हम अपने सुख दुख किसी से नहीं बांटते, किसी से नहीं कहते। उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। अब उन्होंने बातचीत में ये कहा है कि वाक शक्ति हमें मिली है, बोलने की क्षमता मिली है, हम अपने बातों को किसी के सामने व्यक्त कर पाने में सक्षम होते हैं। और वाक शक्ति अब यहाँ भाषण और बातचीत में बताया गया है कि वाक शक्ति जो है भाषण के रूप में भी होता है और बातचीत के रूप में भी होता है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। अब स्पीच जिसको भाषण कहते हैं और बातचीत जो है आपस में एक दूसरे से जो हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें भट्ट जी कहते हैं कि ढंग निराला है। स्पीच अपने तरह का है और बातचीत अपने तरह का है। बातचीत में क्या फर्क है और स्पीच में क्या फर्क है, आइए आगे जानते हैं। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन
लेडीज एवं जेंटिलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। कहते हैं कि बातचीत में करने में हम लोग कोई नाज नखरा नहीं रखते हैं, साधारण रूप से अपना बातचीत और विषय पे शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही वक्तृता में, स्पीच में हम लोग बहुत ही अदा से मंच पर चढ़ते हैं। मंच पर चढ़ने के बाद जो औपचारिकता होती है उसको पूरी करते हैं, जैसे चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटिलमैन कहने की जो प्रथा है उसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। बच्चों, आप लोग कई नेताओं के भाषण सुने होंगे। भाषण में वह अक्सर इस तरह से अपनी शुरुआत करते हैं और तालियां बटोरने के लिए कुछ चुटीली बातें जरूर रखते हैं, जिससे कि जनता खुश होती है और जनता खुश होकर तालियां जब बजाती है तो जो वक्ता रहता है, जो स्पीच देते रहता है, उसका जोश और भी बढ़ जाता है और वह और भी तरह तरह के नाज नखरे मंच से दिखाना शुरू करता है तालियों को बटोरने के लिए, चाहे अपनी बातों में जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। तो यहाँ भाषण मान लीजिए कि आप कमरे में दे रहे हो या कोई हॉल है उसमें दे रहे हैं, तो जब तालियां बजती हैं तो कमरा गूंज उठता है। इसलिए वक्ता को खामोखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। तो हम लोग कभी कभी मुख्य विषय से हटकर भी कुछ ऐसा ही बोल जाते हैं, भाषण में ऐसा ही करते हैं जिससे कि हमें तालियां मिले। करतल ध्वनि मतलब तालियां। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। स्पीच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि स्पीच कैसा होता है। अब हमारी बातचीत की शैली आ गई। तो बातचीत में क्या होता है कि उसका एक ऐसा घरेलू ढंग है। हम लोग मिलते हैं और बिना किसी औपचारिकता के शुरू हो जाते हैं, और बिना किसी औपचारिकता के जब शुरू होते हैं तो उसमें ताली बजाने की कोई बात नहीं है। कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो किसी एक की बात पर दूसरा सुनकर ताली बजाने लगे? जी नहीं छात्रों, कभी ऐसा नहीं होता है। भले ऐसी कोई बात हुई तो जरा सा कोई मुस्कुरा दिया या थोड़ा सा हंस दिया, लेकिन आपने कभी ताली नहीं सुनी होगी। और बातचीत के दौरान कभी कोई ये भी नहीं कहता है कि लेडीज एंड जेंटिलमैन, और ना कोई ज्यादा जोश में आने की कोशिश ही करता है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, हमारे होठ हिले और समझिए कि वही हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। स्पीच जो सुनने जाता है तो वह एक तरफा होता है। स्पीच जो देता है वही बोलता है, और हम लोग को चूंकि सुनना रहता है तो सुनने वाले के लिए कैसा बोला जाए कि उसमें रुचि हो उसको, और वो तालियों से दिखाए कि हाँ आपकी बातों में मुझे रुचि है। तो उसके लिए उसको, स्पीच देने वालों को जरूर थोड़ा सा जोश पैदा करना पड़ता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। तो बातचीत क्या है? मन रमाने का जरिया है। मन रमाने का जरिया मतलब थोड़ा सा कभी कभी मन उब जाता है, किससे कहें, क्या कहें, सुख दुख
चाहे खुशी जो भी बांटना रहता है, तो मन बहलाने के लिए हम लोग अपने दोस्त के पास या परिचित के पास जाते हैं, मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं तो हम लोग अपनी बातचीत करते हैं। तो यह एक मन रमाने का ढंग है, जबकि स्पीच एक खास पर्पस को फुलफिल करती है, खास विषय पर देना होता है और खास समय उसके लिए निश्चित होता है, जबकि बातचीत के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती है। स्पीच हम लोग तैयार करके जाते हैं और जबकि बातचीत ऐसा चीज है जो कि हम स्वतः शुरू हो जाते हैं। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने, पीने, चलने, फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जैसे हम लोग मन अपना लगाने के लिए कभी आप खेलते हैं, बच्चे आप लोग तो खेलते भी हैं, कभी कभी टीवी देखते हैं, कभी कभी खेल देखते हैं या सिनेमा हॉल जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब एक मन लगाने का जरिया है। तो हम लोग अपना मन लगाते हैं। कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई तो पढ़ाई से मन उब गया तो चलो थोड़ा खेल कर आते हैं। कभी आप पार्क चले जाते हैं, कभी आप म्यूजियम चले जाते हैं। इस तरह से आप अपना मन लगाते हैं। खाने पीने में मन लगाते हैं। ठीक उसी तरह से कभी कभी मन लगाने के लिए हम लोग बातचीत भी करते हैं। बातचीत से भी हमारा मन लगता है। अपनी बातें हम दूसरे से कहते हैं, दूसरों की बातें उनसे सुनते हैं, तो हमारा मन खाली हो जाता है, दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाता है और हम लोग बातचीत में इसी तरह से मन लगाने का जरिया ढूंढ लेते हैं। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। अब मन में बातें जो कभी कभार दबी रह जाती हैं तो बार बार हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना किसी से बातचीत कर इसको कहा जाए ताकि मन हल्का हो जाए। अभी तो सोशल मीडिया का दौर इतना है कि हम लोग अपने मन की बात को सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं। अगर कोई खास मित्र रहा तो उससे हम लोग कह भी देते हैं। सबसे नहीं कहेंगे तो किसी खास मित्र से तो हम लोग जरूर शेयर करते हैं अपनी बातों को। तो उससे क्या होता है? मन हल्का हो जाता है। मवाद यानी मतलब घाव का जो रहता है बाहर निकल आता है घाव के जैसा, और धुआं जो जमा रहता है वो भी भाप जैसा बन के निकल जाता है। मन हल्का हो जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य सुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। अब है छात्रों यहाँ कि बातचीत से क्या क्या होता है? मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में मग्न हो जाता है। परम आनंद मतलब आनंद का चरम सीमा होना, बहुत ही अपने आप में अच्छा महसूस करना, अच्छा लगना। अब बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। खास तरह का मजा कैसा होता है? इसमें है कि जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है। अब दोस्तों, जैसे जो छात्रों लत पड़ जाती है बहुत सारी चीजों का, बहुत लोगों को लत पड़ जाती है। जैसे किसी तरह का आदत पड़ जाना, कोई बार बार समझिए मोबाइल ही देखता है, कोई पान खाता है, कोई खैनी खाता है, तो ये एक लत है। उसी तरह से बातचीत भी अपने आप में एक लत है। जो इस लत को पकड़ लेता है तो उसको बिना बात किए मन नहीं लगता है,
उसके पास हर एक दिन बात करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, चाहे वह फोन पर बात करे, चाहे वह किसी के घर जाके बात करे, चाहे वह डेली पार्क जाए तब बात करे। और बातचीत करने से में उसको ऐसा लगता है कि वो बाकी सारा जो मुख्य काम है वो भी भूल जाता है बातचीत के आगे। और वो कहते हैं लेखक कि खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, बातचीत करने की ऐसी लत पड़ती है कि लोगों को खाना भी याद नहीं रहता है। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है। बातचीत करने में कभी कोई ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, कभी कोई स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, कोई कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, लेकिन उनको अपना खर्च करना पसंद होता है, लेकिन बातचीत करना नहीं छोड़ना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। डेनियल डेफो की एक रचना है, नॉवेल है, उपन्यास है, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ये डेनियल डेफो ने लिखा है। इसमें जो रॉबिन्सन क्रूसो रहता है वह एक पात्र है जो कि एक टापू पे रहता है, अकेला टापू पे रहता है, और जंगल के जानवर ही उसके दोस्त रहते हैं, उसके बीच रहने का उसको आदत पड़ गया है। लेकिन तभी उसमें एक पात्र रहता है जिसका नाम फ्राइडे रहता है। हालांकि वह जंगली बोली में ही कहता है, लेकिन फिर भी जब वह सुनता है उसकी बोली को तो रॉबिन्सन क्रूसो के अंदर एक अजीब सा रोमांच पैदा होता है, और वह जैसे कि एक नई कायाकल्प उसकी हो गई हो, उस तरह से फ्राइडे की मुख से बोली सुनकर वह खुश होता है, और तब उसे लगता है कि उसे नया जीवन प्राप्त हुआ है। तो सोचिए वाक शक्ति की इतनी बड़ी महत्ता है। तो यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। अब यहाँ बालकृष्ण भट्ट की खासियत देखिए। हिंदी साहित्य लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश साहित्य का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो आजकल भी ट्रेंड यही चल रहा है कि इंग्लिश को हिंदी में भी समझना पड़ता है और हिंदी को इंग्लिश में भी समझना पड़ता है। तो दोनों साहित्यों पर पकड़ बनाना जरूरी है। हम कहीं से भी मदद लेकर अगर जो बात हमें नहीं समझ में आती है तो उसको हम समझने और समझाने की कोशिश करते हैं छात्रों। तो इसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको जो जो इसमें बातें लिखी हुई हैं उससे आपको अवगत कराते चलूं। आपको कैसा लगेगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताते रहिएगा, जिससे मैं और भी प्रयास करते चलूं। तो आगे बढ़ते हैं छात्रों। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। पहले के जमाने में जब मोबाइल टेलीफोन नहीं हुआ करता था तो पत्र व्यवहार चलता था, एक दूसरे को लोग पत्र लिखते थे। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सोचिए कि जिससे नहीं मिले हैं और उसको पत्र लिख रहे हैं, तो उससे बात करने का मन में कितनी इच्छा रहती होगी कि एक बार बात करके देखते कि कैसे बोलता है या कैसे बोलती है। इस तरह से अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। अपने मन का भाव अगर हम प्रकट करेंगे आपके सामने, आप मुझे समझ पाएंगे। तो ये सोचिए क्यों संभव हुआ? वाक शक्ति के कारण संभव हुआ। वाक शक्ति क्या है? बातचीत है, और बातचीत में हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों के द्वारा ही अपने आप को हम व्यक्त कर पाते हैं।
नहीं तो वाक शक्ति तो मान लीजिए कि जानवरों को भी मिली हुई है, जानवर भी भौंकते हैं, बिल्ली भी बोलती है, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग उनकी बातें नहीं समझ पाते हैं। और हम लोग इतने विकसित हैं, मनुष्य का मस्तिष्क इतना विकसित है कि हम लोग ने शब्द का इस्तेमाल किया है और शब्द से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब फिर यहाँ अंग्रेजी साहित्य के बेन जॉनसन, जो कि एक ड्रामेटिस्ट थे, उनका जिक्र यहाँ उन्होंने किया है। उनकी भी एक प्रमुख रचना थी, उसका नाम था वोल्पोनी। वोल्पोनी हम लोगों ने भी पढ़ा है, पढ़ने के लिए काफी रुचिकर है, आप भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब जब आप बातचीत के लिए खड़े होते हैं, 2 लोग या 3 लोग, तो अगर कोई नहीं उसमें बोल रहा है तो आप उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आखिर उसका स्वभाव कैसा है या कैसा नहीं है। जब वह बोलेगा तभी तो उसके अंदर की बातें हमारे सामने प्रकट होंगी, और नहीं प्रकट होंगी तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वह काफी चुप रहता है या एकदम चुप रहती है, उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी भी इससे सहमत हैं बेन जॉनसन की बातों से, कि बोलने से हमारा परिचय होता है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है इसके बारे में पता चलता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। बातचीत 2 में भी हो सकती है, 2 से ज्यादा में भी हो सकती है, आपको जहां तक सुविधा लगे वहां तक आप निश्चित कर सकते हैं। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बातचीत अभी हम लोग ने समझा कि 2 से अधिक में भी हो सकती है, लेकिन एडिसन का कहना है, एडिसन जो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, बातचीत के बारे में उनका कहना है कि 2 व्यक्तियों में ही अच्छे से बात हो पाती है। क्यों? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। 2 आदमी जब होंगे तभी अपने मन की बात एक दूसरे से कह पाएंगे। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। ऐसे भी छात्रों हम कहते हैं कि 3 में बात अच्छे से नहीं हो पाई, एक कान से अगर दूसरे कान में बात गई तो वह बात फैल जाती है, उस बात की गोपनीयता जो है खत्म हो जाती है, सीक्रेट जो है वो अब नहीं रह जाता है, और कोई भी अपनी बात एक से दूसरे तक ही शेयर करना चाहता है, तीसरे तक नहीं, नहीं तो फिर वह बातचीत जो है वह दूसरे रूप में बदल जाएगी और शिकायत की गुंजाइशें बढ़ जाएंगी। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख, अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। अब तीसरा व्यक्ति जब मौजूद हो जाएगा तो चाहे तो वो दोनों चुप हो जाएंगे, और नहीं तो जो बातचीत कर रहे थे उस विषय को छोड़कर वह भटक जाएंगे, और इससे भी नहीं होगा तो वह तीसरे व्यक्ति को मूर्ख समझकर उसकी खिंचाई करेंगे और उसके सामने बातों को उलट पुलट कर करेंगे, ताकि वह बात के जो संदर्भ है बात का उसको न समझ पाए। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी
के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। अब यहाँ पर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाएं। गर्म दूध और ठंडा पानी अगर एक साथ रख दिया जाए सटाकर तो क्या होता है, जो गर्म है वह पानी की तरह ठंडा हो जाएगा और जो पानी ठंडा है वह दूध की तरह गर्म हो जाएगा। उनका कहने का मतलब है कि ठीक उसी तरह से बातचीत हो ना हो, लेकिन दो व्यक्ति जब साथ बैठते हैं तो एक का असर दूसरे पर पड़ने लगता है। किस तरह से? गुप्त रूप से। उसको पता नहीं चलेगा कि उसके व्यक्तित्व का उस पर क्या असर पड़ रहा है, लेकिन देखे बिना भी वह अपने मन में कुछ न कुछ उसके बारे में जरूर महसूस करेगा। और जब बैठने पर ही महसूस करेगा तो बोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। विद्युत माने करंट, आप बिजली कह लीजिए, या एक दूसरे के मन की बात को यहाँ पर विद्युत के रूप में उन्होंने समझाया है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। तो जब व्यक्ति पास में बैठकर एक दूसरे के बारे में इतना कुछ सोचता है तो बात करने का क्या असर होगा, ये तो देखने वाली ही बात होगी। हम लोग कभी ट्रेन में सफर करते हैं बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि दो लोग आप बैठते हैं एक ही सीट पर, चाहे बहुत सारे लोग बैठते हैं एक सीट पर, और धीरे धीरे बिना परिचय के ही वे बातचीत किसी भी मुद्दे पर करने लगते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वह आर्थिक हो, चाहे किसी आम जीवन की बातें हो, वो बातों में रम जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने पर बातचीत करता ही है, और बातचीत करता है तभी हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो ट्रेन में भी ऐसा ही कुछ होता है और उसके बाद ट्रेन में काफी जोर जोर से बातें होने लग जाती हैं, क्योंकि कोई चुप नहीं रहना चाहता, सब अपने मन की बात कहना चाहता है, चाहे वह परिचित हो चाहे वह अपरिचित हो। और इस तरह से एक कॉमन जो मुद्दा होता है, जो सबके लिए होता है सामान्य रूप से, उस पर वे लोग बातें करने लगते हैं। अस्तु, अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो तीन कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। त्रिकोण ट्रायंगल को कहते हैं। तो जब तीन लोग बैठ जाएंगे तो तीनों का मन का बात एक दूसरे तक पहुंचने लग जाएगा, क्योंकि तीनों कोण तो सटे हुए रहते हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। अंगूठी में नग सी जड़ जाना, नग अगर जड़ जाता है तो अंगूठी कैसी लगती है? सुंदर लगती है। अब वह एक अलग सी ही दिखती है। तो ऐसा ही होता है बातचीत में। जब तीन लोग मिल जाएंगे तो ऐसे ही बात होगी जिससे कि किसी को ठेस न लगे, कोई दूसरा किसी की भावनाओं को आहत ना करे। तो वैसे ही हम चुन चुन कर बातें करते हैं ताकि कोई आहत ना हो। और वह बातचीत कैसी लगती है? मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती हैं। उसमें से जो बातें निकल कर आती हैं वह अति सुंदर होती हैं। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। अब जब चार लोग मिल जाएंगे तब क्या होगा कि वहां दिल खोलकर बात नहीं होगी, खुल के बातें न होंगी।
जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। अब वहां पर जो बातचीत होगी उसमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता, यहाँ इंग्लिश वर्ड का यूज हुआ है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने किया है। फॉर्मेलिटी औपचारिकता होगी, गौरव होगा, उसमें कोई उस तरह का मन लगाने वाली बात नहीं होगी, सब अपने अपने दायरे में रहकर ही बात करेंगे। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। 4 तक भी ठीक था, चल रहा था, लेकिन अब 4 से अधिक राम रमोवल कहलाएगी। राम रमोवल मतलब राम कथा जैसी होगी, शोरगुल ज्यादा होगा, सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे यहाँ बदकही टाइप से चल रही है, कहा चल रहा है। उसे हम संलाप नहीं कर सकते, अब उसे हम बातचीत में नहीं रख सकते, बातचीत का दर्जा नहीं दे सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। अब बातचीत के भेद को उन्होंने बताया है। क्या है बातचीत के भेद? दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, मतलब कि अपने जमाने की तुलना वह इस जमाने में कर रहे होते हैं। जब वो जवान थे तो समय कैसा था, और जब उनके बच्चे जवान हुए तब समय कैसा है, इस पर उनकी चर्चाएं ज्यादा हुआ करती हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। अब यहाँ बाबा आदम मतलब आदि जमाने की बातों को लेकर शुरू करते हैं, और हम लोग जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं फेंकना शुरू करते हैं, यानी कि उसमें सच्चाई कम होती है और एक दूसरे के ऊपर हावी होने की इच्छा ज्यादा होती है, चाहे वो झूठ बोलकर ही क्यों ना किया जाए। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। अब जब वह बातचीत शुरू करते हैं तो वही लत वाली बात आ गई। बातचीत जब शुरू करते हैं तो लत पड़ी है, तो कहाँ पे बातचीत जाके खत्म होगी ये उनको पता नहीं चलता है। बातचीत का घोड़ा छूट जाता है, कहीं से बात शुरू हुई और कहीं से कहीं वह चलते गई, उसका न आदि है न अंत है, न कहीं शुरुआत है और न ही कहीं उसका अंतिम छोर है। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य मतलब अंग्रेजों के जमाने की बातें, प्रदेश और पुराने समय की नीति रीति, दूसरे जगह की कहीं ना कहीं की बातें, रीति नीति का अनुमोदन, क्या सही है क्या गलत है उसका वे लोग अपने तरफ से मुहर लगाते हैं, और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य कारण होता है। नौजवानों की निंदा अक्सर करते दिखाई देते हैं, निंदा मतलब शिकायत। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। अब जो अपने आप को पढ़े लिखे होते हैं तो वह अंग्रेजी साहित्य पर चर्चा करेंगे। शेक्सपियर जो अपने जमाने के महान ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। मिल्टन जिनकी की रचना पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज गेन है। मिल है, स्पेंसर भी हैं, उनकी भी वो पोएट्री में जाने माने हैं, उनकी फेरी क्वीन भी है। तो ये लोग अपने आप को महान दिखाने में इन तरह तरह की शख्सियतों की चर्चा करते हैं। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर मतलब अपनी काबिलियत की, अपनी क्षमता में चूर। हम चुनी दिगरे नेस्त मतलब मेरे जैसा कोई नहीं
अक्खड़पन उनमें होगा और वे इस तरह की चर्चा करके अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा और एक दूसरे के सामने सबसे अच्छा या बढ़िया साबित करने की कोशिश करेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। अब जो औरतों में चाहे लड़कियों में खास सहेलियां रही, उनकी बातचीत को तो मत ही पूछिए, उनका जायका ही निराला है। जायका माने तरह तरह का टेस्ट जो होता है वह जायका कहलाता है, स्वाद। तो उनका जायका ही निराला है। उनके मतलब बातचीत का कोई विशेष विषय नहीं होता है। वह ज्यादातर रसीली चुटीली बातें किया करती हैं जिसमें उन्हें मजा आता हो। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। उनकी बातों में ज्यादा रस होता है, मतलब ज्यादा मन लगता है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो सहेलियों का बात सुनने का अगर किसी का भाग्य लड़ा है तो वह बता सकता है कि उनकी बातों को सुनने में उन्हें किस तरह से मजा आता है और उनके बातों का विषय क्या होता है, टॉपिक क्या होता है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छोड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में थोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। अब यहाँ बूढ़ियों की बातचीत में ज्यादातर बहू बेटियों की वाली बात होती है और बहुओं की शिकायत होती है, बेटों की शिकायत होती है कि किस तरह से अपने घर में उन्हें रखा जाता है, चाहे वह रहती हैं, उनकी बहू में क्या कमी है, क्या खासियत है, यह सब गिला शिकवा वे लेकर बैठती हैं। या वे बिरात राने का कोई ऐसा रम रसरा मतलब राम की रस्सी, राम की रस्सी। फिर वही बात हुआ कि इस रस्सी का भी कोई और छोर नहीं होता, कोई आदि अंत नहीं होता। एक बार जहां बात का सिलसिला शुरू होता है तो वह खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो रमरसरा छोड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। लास्ट में बात करते करते उन्हें एक दूसरे से ही लड़ाई की नौबत आ जाती है। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अब लेखक आ गए हैं लड़कों की बातचीत पर। लड़कों की बातचीत कैसी होती है? अगर वह खिलाड़ी होते हैं तो ये अपनी अपनी तारीफ का ही पुल बांधते हैं और वैसी ही बात करेंगे जिसमें उनको अपनी शैतानी दिखाने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। स्कूल के बच्चे क्या बात करते हैं? तो उनमें जो उनका हेड होता है, जो लीडर होता है, जो मॉनिटर होता है, उस्ताद मतलब जो मुख्य होता है उन दोस्तों के बीच, तो उसका शिकायत करेंगे या किसी सहपाठी जो साथ में पढ़ता है उसके गुण अवगुण, मेरिट या डिमेरिट की चर्चा करेंगे और उस पर कथोपकथन करेंगे, कमेंट करेंगे। एक बोलेगा उस पे दूसरा और बोली बोलेगा। तो इस तरह से स्कूल के बच्चों की बातचीत होती है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। जो बच्चा पढ़ाई में तेज होता है तो वह दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा, उसको अपने सामने हेट करेगा, हीन रखेगा। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अगर सुस्त और भोंद है बच्चा
तो वह क्या करेगा, दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु मान लेगा। तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, डिमोरलाइज रहता है। तो वो क्या करता है कि अपने आप में हीन भावना से ग्रसित हो, तो वह पूरा स्कूल को ही अपना गुरु मान लेता है। सिर्फ गुरु को ही गुरु नहीं मानता है, अब वह समझता है कि मैं इससे भी कम हूँ, मैं इससे भी कम हूँ, मैं इससे भी कम हूँ। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। बातचीत में और भी बात शामिल है, जैसे राजकाज की बात हो गई, व्यापार संबंधी बातचीत हो गई, व्यापार मतलब बिजनेस, चाहे प्रेम से वार्तालाप कोई करे तो वो हो गया। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। सब पढ़ने के बाद अब बारी आई अशिक्षित लोगों की, जो जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, तो वे क्या बातें करते हैं। तो उनकी बातों में कोई टॉपिक ही नहीं होता, कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, कोई विषय ही नहीं होता। उनकी बातचीत जो है सिर्फ बदकही होती है, ना वे किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और न ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचने का उनका लक्ष्य होता है, बस वे बदकही करते हैं। समसामयिक विषयों से भी कोई मतलब नहीं हुआ, घरेलू बातें की और चलते बने। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिछुई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। तो इस तरह से अशिक्षित लोगों की बातों में उन्होंने बताया कि शादी ब्याह तय करवाना उनका काम होता है और इसको गांव भर में जाहिर कर दिया जाता है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब कह रहे हैं कि यूरोप जो है, तो हमें तो पता ही है कि यूरोप के लोग शिक्षित होते हैं, तो वहां अब इस बातचीत को औपचारिकता से ऊपर उठा दिया गया और एक कला में शामिल कर दिया गया, और इस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। अब इस कन्वर्सेशन का एक अलग ही रूप है, ना ये स्पीच के जैसा है और ना ये लेख में शामिल है, ये अलग ही है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। अब यहाँ पर लोग काव्य कला जो भी बोलेंगे वो एक काव्य कला की तरह होगा। प्रवीण मतलब विद्वान, प्रवीण विद्वान मंडली में है। अब इसकी शोभा कहाँ है, जहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग बैठे हैं। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। अब इसमें वो कह रहे हैं चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं, मतलब कि चतुराई से कोई भी विषय को रखा जाता है और उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के तौर पर बात करने से हम लोग को बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। इसे सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी मतलब हृदय के साथ, यह गोष्ठी मतलब जमात, इकट्ठा होना, गोष्ठी लगती है और इसमें बातचीत होता है, गिने चुने लोग आमंत्रित रहते हैं। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। बात करने वाले की लियाकत मतलब बात करने वाले की क्षमता अथवा पंडिताई मतलब उसका नॉलेज का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। यहाँ उसी तरह से बातचीत किया जाता है कि कोई अपना घमंड ना दिखाए, कोई अपना नॉलेज ना दिखाए, कोई किसी तरह से किसी को ठेस ना पहुंचाए, आहत ना करे। जो भी बोलना है चतुराई से और सोच समझकर बोलना है। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं।
कह रहे हैं कि इस तरह का बातचीत कभी भी हमारे यहाँ संभव नहीं है। शुष्क पंडित की बातचीत मतलब जो पंडित शुष्क रहते हैं, थोड़े से शुष्क मतलब न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, उस तरह से पंडित जी बातचीत करते हैं और उन्हें शास्त्रार्थ कहते हैं, जो शास्त्रों के बारे में बातचीत करे। तो हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोपियन कंट्री के तर्ज पे नहीं रहता है। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। अब कहते हैं कि यहाँ के जो चर्चा होते हैं वो कांव कांव जैसे रहते हैं और नीरस लगते हैं, जिसमें कि कोई रस नहीं रहता, बस मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की तरह झपटा झपटी होता है। कोई किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता, कोई किसी को सही नहीं कहता और कोई अपनी बात के आगे किसी को नहीं लगाता है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बात से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ जाती है। अब कह रहे हैं कि उधर के लोग का बातचीत का एक बड़ा परिणाम आता है। बातों बातों में कल कारखाने बन जाते हैं, लगा दिए जाते हैं और उससे जीविका चलने लगती है। मतलब एक आइडिया, एक उपाय निकल कर सामने आता है जिससे कि वह बड़े बड़े रोजगार खड़े कर लेते हैं। तो वहां बातचीत का ये मतलब होता है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत। अब 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत में क्या खासियत है कि वह सारगर्भित होती होगी, मतलब कुछ उद्देश्य रहता है उनकी बातों में और वे आगे का प्लानिंग लेकर, मतलब आगे की बात को लेकर चलते हैं। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, 25 के नीचे अनुभव की कमी रहती है, दूर दृष्टि नहीं होता है, दूर की बात सोच नहीं पाते हैं कि भविष्य में क्या करने से क्या होगा, तो इसकी कमी रहती है और गौरव नहीं पाया जाता है। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। क्योंकि कोई खास तजुर्बा नहीं होता उनको, लेकिन फिर भी उन्हीं की बातचीत में लेखक कह रहे हैं कि मिठास होती है, वे दिल खोलकर बातचीत करते हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम, अब यहाँ पर उनका कहना है कि बातचीत में 2 लोग का होना जरूरी है, बातचीत बिना 2 के नहीं होगा। और 2 के लिए जरूरी हो जाता है कभी कभी कि आप किसी के घर जाइए या वो आपके घर आए। जब आप किसी के घर जाएंगे तो आप भी आदर, मान, सम्मान उनसे पाना चाहेंगे, और वो आपके घर आए तो उन्हें भी
ऐसा ही चाहिए, और बिना बुलाए तो घर जाना ही नहीं चाहिए। अगर बिना बुलाए आप घर गए हैं तो ये आपके शिष्टाचार में कमी है, और तब वहां पर जो बात होगी उसमें रसाभास दिखेगा, रस की कमी हो जाएगी। जब दिमाग इस बात पर लग जाएगा कि हमारी बेइज्जती हुई है, चाहे आदर सम्मान में कमी हुई है, तब बातचीत में जरूर वह रस नहीं आएगा। वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। तो जब इस तरह की नौबत आ जाएगी तब क्या करना है कि अपने आप बात करने का आदत डालना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी से नहीं बन पा रहा, जब हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बिना मतलब मुंह चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे दिल में बात है उसको हम स्वयं से करेंगे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मनोवृत्ति मतलब मन की अवस्था। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमेशा हमारी मन की अवस्था अलग अलग रंग दिखाती है, अलग अलग रूप दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। मतलब कि प्रपंचात्मक, प्रपंच करने वाला, इधर से उधर बातों को जोड़ने वाला, मन में ही अनेक तरह की बातें खुद ब खुद चलते रहती हैं। तो वह एक हमारे लिए हमारा मनोवृत्ति जो है बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। उनका कहना है कि जो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर बातचीत का आदत पड़ रहा है, आदत डाल रहे हैं, चाहे बिना निष्कर्ष के बात कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हमारे मन में ही बहुत तरह की बातें चल रही हैं, क्यों ना उसी पर ध्यान दिया जाए। हमारा मन तो ऐसा है कि एक चमनिस्तान की तरह है, बगीचे की तरह है, गुलिस्ता की तरह है, जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के बेल बूटे हैं। तो इसी तरह के अपने मन में ही हम खुद सैर करें, इसी तरह का चमनिस्तान में अपना दिल बहलाव क्यों न करें, ऐसा लेखक का मानना है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सकी। मित्र भी बात करते हैं तो कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी की 16वीं कला तक भी न पहुंच सकी। वैसे हमारे साहित्य में 64 कलाएं हैं, तो 1/4 भी समझिए कि 16 भी हम नहीं पहुंच पाते हैं इस प्रेमालाप में, इस बातचीत में। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्र को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। कह रहे हैं कि इस चित्त मनोवृत्ति को शांत रखना है, मनोयोग करना है, अपने आप से बात करना है, चित्र को एकाग्र करना है, ताकि हम अपने मन पर ही अपना बस चला सके। और ये काम एक दिन का नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहोभाग्य। अब कह रहे हैं कि मन को शांत करने के लिए आप तप करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपने जिह्वा पर कंट्रोल रखिए और मन को एकाग्र करिए। अगर इस तरह से आप कर पाते हैं तो आपका अहोभाग्य, मतलब कि भाग्य बहुत ही अच्छा है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। वाक शक्ति का दमन इसलिए करना है कि हमारे मुंह से फालतू की बातें न निकले, बदकही ना हो, जिसका की कोई अर्थ या निष्कर्ष ना हो, उस तरह की बातें हम न किया करें। उससे बेहतर है कि हम अपने मन पर, चित्त पर कुछ अपना कंट्रोल रखें, कुछ उस पे लगाम लगाएं। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हमारी जीभ जो है कतरनी के समान, कैंची के समान स्वच्छंद, बिना लगाम के, बिना लाग लपेट के हमेशा चलती रहती है।
उसे यदि हमने काबू में कर लिया, अगर हमने उसको कंट्रोल किया, तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। कह रहे हैं कि कभी कभी क्रोध में भी लोगों की जीभ ज्यादा चलती है। अगर उस समय हम लोग अपने जीभ पर रोक लगाएं तो हम लोग शत्रुओं को अपने वश में कर सकते हैं, बिना प्रयास के ही उनको जीत सकते हैं। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो इस तरह से अवाक रहकर मतलब चुप रहकर भी हम अपने मन में बातचीत कर सकते हैं और ऊंचे लक्ष्यों को पा सकते हैं। यही हमारा मूल्य है और यही हमारी शक्ति है बातचीत की। और परमार्थ का एकमात्र सोपान है, मतलब दूसरे का उपकार करने का, इस विश्व को एक अच्छा रहने के लिए जगह बनाने का एकमात्र सोपान है। सोपान मतलब सीढ़ी है। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ बातचीत यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ को मैंने अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ाने की भरपूर कोशिश की है, कठिन शब्दों को भी समझाया है। आप पाठ सुनेंगे और खुद से भी एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ मैं रवीजा आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।